हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज हमारी ये सीटेट एसएसटी की 8th क्लास है। आपकी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आप सभी को पता है हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज़। और इसमें मैं जो है कंटेंट के आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक सेट में वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ एक क्लास में, ठीक है। सो 2023 के ऑनलाइन वाले सारे कंप्लीट हो चुके हैं सेट्स। एंड 20 अगस्त 2023 को जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था वो भी मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद 21 जनवरी 2024 को जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था वो भी करवा चुकी हूँ। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2022 के सीटेट एसएसटी में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर। सो क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम था 2022 में, सो हम किस डेट का देखने वाले हैं आज हम देखेंगे। 17 जनवरी 2022 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, ठीक है। सो कंटेंट के यहाँ पर जो है आपके 38 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी के बचे हुए 22 क्वेश्चंस आपके एसएसटी पेडागोजी से पूछे गए हैं। सो हम सिर्फ 38 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। आप लोगों को मेरा आंसर बताने से पहले खुद का एनालाइज ज़रूर करना है कि आप लोग जो है कितने क्वेश्चंस जो है सही कर पा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न में से किसने दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने पर कहा था? यह परिवर्तन भारत के लोगों की कल्पना पर आघात करेगा और भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए एक अटल दृढ़ संकल्प के दावे के रूप में सभी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। तो ये किसने कहा था? एडवर्ड लुटियंस ने, वायसराय लिटन ने, वायसराय हॉर्डिंग ने या फिर हर्बर्ट बेकर ने। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है वायसराय हॉर्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का है, ठीक है। सूची 1 को हमें सूची 2 से मैच करना है। भाषाविद क्या कहलाते हैं? मुंशी, प्राच्यवादी, स्थानीय भाषा, इनमें से आपको जो है मैच करना है ABCD को, ओके। सो देखिए अगर आपको यहाँ एक भी पता है ना तो आप अपने आंसर तक जो है पहुँच पाएंगे। यहाँ पर देखिए भाषाविद किसे कहते हैं, आई होप कि इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होगी। जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है उसको हम भाषाविद कहते हैं। तो एक हाथ तो हमारा तीसरा होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन में चेक करिए, एक हाथ तीसरा किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तो है नहीं, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आपका एक हाथ थर्ड है, ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में भी एक हाथ थर्ड है, तो ये सही हो सकता है। बाकी और चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो देखिए स्थानीय भाषा क्या होती है, यहाँ पर ये आपको चेक करना है। सभी को पता है स्थानीय भाषा मतलब स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग होती है। सो डी का आपका 4 हो जाएगा। तो डी का 4 आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है मैचिंग पर पहुंचना है। बाकी आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्राचीन काल में भारत की यात्रा करने वाले महत्वपूर्ण तीर्थयात्रियों के बारे में सही है? तो 3 कथन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। पहला है फायन भारत में संस्कृत सीखने एवं भारतीय व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। बी है हेन तशांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। लास्ट है आपका चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों और देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बी और सी कथन आपका सही है, लेकिन ए आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन और कार्ड वाला है ये क्वेश्चन। कथन क्या कह रहा है? चोल राजा राजनीतिक प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। कारण क्या है? राजाओं ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति, अपनी शक्ति और धर्म प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं और जो कारण है वो आपका कथन से रिलेटेड है, उसकी सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मैचिंग करना है आपको। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 आपको दे रखी है, आपको मैच करना है इनको, ठीक है। सो जिक्र, रक्स, समा, मुरीद, यहाँ पर नृत्य, गायन, नाम का जाप, अन्याय, ये किससे रिलेटेड है? ये आपको मैच करना है। ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए का 3rd होने वाला है। जिक्र का आपका हो जाएगा नाम का जप, और बी का 1st यानी रक्स का आपका हो जाएगा। रक्स एक प्रकार का नृत्य है, और समा क्या है आपका? गायन है। मुरीद क्या है आपका? एक अनुयायी है। सो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पर फिर से कथन और कार्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है। कथन क्या है? मदुरै शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। कारण क्या है? संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 सही है। देखिए ए और रीज़न यानी कि कथन कार्ड दोनों सही हैं यहाँ पर, लेकिन जो कार्ड है ना वो इसका रीज़न जो कथन है ना उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, देखिए इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस ग्रंथ या किताब में गढ़कंटका के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? पहला है पातशाहनामा, दूसरा है जहांगीरनामा, तीसरा बाबरनामा और लास्ट है आपका अकबरनामा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्न का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सो यहाँ पर आपको फिर से मैचिंग दे रखी हैं। सूची 1 का सूची 2 से जो है आपको मिलान करना है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ए का 1st। प्रति क्या है? एक फूल जिससे शराब बनाई जाती है। ए का आपका प्रति क्या है? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन।
साल क्या होता है? तो साल होता है एक प्रकार का पेड़, ठीक है। महुआ क्या है? तो महुआ जो है एक फूल होता है जिससे शराब बनाई जाती है। और बेवड़ क्या है? स्थानांतरण खेतों के लिए होने वाला शब्द है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सही आपको बताना है विधवा विवाह के संदर्भ में। तो पहला है विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया था, गलत है। दूसरा क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी आपको 2 कथन दे रखे हैं। पहला क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। बी क्या है? कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातिगत असमानताओं की भी आलोचना की। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। केवल बी ही यहाँ पर सही है, ए कथन आपका जो है गलत है। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कथन और कारण वाला है। कथन क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके बारे में सभी जानते हैं। इन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। कारण क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ही सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको बिरसा आंदोलन के बारे में यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। आपको बताना है कि इस आंदोलन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ठीक है। पहला है बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। दूसरा, बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किए। तीसरा है अंग्रेज मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट है बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया। सो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केवल ए और बी ही आपका सही है, बाकी सी और डी आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर फिर से आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है? गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए। कारण क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर देश का दर्द और गुस्सा व्यक्त किया, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आप रिलेट देखिए ये अलग अलग बात चलिए, गांधी जी के बारे में बात चलिए, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के ये इसका कोई कारण थोड़ी ना कि किस लिए मनाया जाए, ठीक है। सो यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से कथन कारण है। कथन क्या है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की। कारण क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व के देशों से आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। सो यहाँ पर देखिए ए तो आपका सही है, लेकिन जो कारण है वो आपका गलत है, ठीक है। रिलेट करने की तो बात ही दूर है, कारण ही गलत है आपका, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है, लेकिन आर आपका क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कथन और कारण वाला। फिर से कथन क्या है? पृथ्वी सौर मंडल में एक अद्वितीय ग्रह है। कारण क्या है? पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। तो दोनों ही चीज़ें आपकी यहाँ पर सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर हवा और पानी उपस्थित है, इसीलिए तो इसको अद्वितीय ग्रह कहा जाता है ना, तो ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम। कब ग्रीनविच यामुत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी? तो ये किस टाइम पर होती है वो आपको बताना है। जब सूर्य प्रमुख यामुत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे निम्नतम बिंदु पर होगा, या फिर जब सूर्य प्रमुख यामुत्तर ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम पर होगा, जब सूर्य प्रमुख यामुत्तर ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व पर होगा, या फिर जब सूर्य प्रमुख यामुत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। जब सूर्य प्रमुख यामुत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? यदि अंश यानी डिग्री में नापा जाए तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 90 डिग्री। आई होप कि ये आप सभी को पता होगा, याद भी होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए कथनों में यहाँ पर देखिए फिर से आपको कथन और कारण है, ये एक कथन है और आपका कारण है। कथन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड पाई जाती है। कारण क्या है? शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है तथा किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर सही हैं, और जो रीजन है वो आपके कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र एवं इनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों के बारे में मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र दे रखे हैं और यहाँ पर जो है कुछ जीव हैं, तो कौन से क्षेत्र में कौन से जीव पाए जाते हैं वो आपको मैच करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा में क्या क्या पाए जाते हैं वो आपको बताना है।
तो देखिए सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू ये सभी जो है टुंड्रा क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो ए का थर्ड देखिए किस ऑप्शन में है। ए का थर्ड अगर मैं देखूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखो एक भी आपको मैचिंग पता है ना तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और देखिए बाकी ऑप्शन में ए का थर्ड है ही नहीं, इसलिए बाकी जो ऑप्शन आपके यहीं पर हट गए। तो अगर आपको एक भी पता है तो आप जो है इस तरीके से चेक। बाकी देखिए आप लोगों को इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए टुंड्रा में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर आपका बी का फूड यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में क्या क्या है, सांप, छिपकली और ऊँट हैं, ठीक है। सी शीतोष्ण घास स्थल में जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप मृग यानी कि, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन से पाए जाते हैं, हाथी, जेब्रा और जिराफ। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से आपको मैचिंग दे रखी है। निम्न वर्षा के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या से सुमेलित कीजिए। संवहनी वर्षा, वर्षण, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो ठीक है, आपको यहाँ पर इनसे मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि संवहनी वर्षा क्या होती है, वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है तब हमारी संवहनी वर्षा होती है। वर्षण क्या होता है, बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं तब वर्षण होती है। और पर्वतीय वर्षा कब होती है, जब गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। लास्ट आपकी चक्रवाती वर्षा कब होती है, जब ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जल के बारे में तो आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ए क्या है, पृथ्वी में उपलब्ध जल का केवल 3% ही अलवण जल है। बी क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 90% जल महासागरों में पाया जाता है। सी क्या है, वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। डी क्या है, हिमखंड, नदियाँ, झरने और तालाब स्वच्छ जल के स्रोत हैं। सो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। केवल ए और डी ही आपका यहाँ पर सही है, बाकी बी और सी आपका यहाँ गलत है, ठीक है। सो ए और डी आपका केवल किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 3 कथन दे रखे हैं वायुमंडल के बारे में। देखिए वायुमंडल के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। किस किस के, देखिए वायुमंडल के बारे में और वायुमंडल में जो भी परतें पाई जाती हैं, जो लेयर हैं आपका, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनका क्रम याद रखना है, कैसे कैसे इनका क्रम होता है और कौन सी लेयर में क्या क्या चीज़ होती है, यानी कि किस में आंधी तूफान आता है, कौन सी लेयर में, ठीक है। कौन सी लेयर में जो है ओजोन लेयर, कौन सी लेयर में आपकी ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस, ठीक है। तो ये सभी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। कथन ए क्या कह रहा है, वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। सी क्या है, वायुमंडल 4 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, क्योंकि वायुमंडल हमारा 5 लेयर में यानी 5 परतों में विभाजित है, ना कि 4। तो ए और बी तो आपका सही है, ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है। तो पवन का वर्णन, विंड के बारे में आपको बताना है। तो देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, और सेम क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गमन करती है पवन में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है, जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग। तो इनमें से किस किस का यूज़ वो कर सकता है, अशोक को आपको बताना है। तो जल मार्ग का यूज़ वो नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका हट जाएगा। बाकी सड़क मार्ग का भी कर सकता है, वायु मार्ग का भी कर सकता है और ट्रेन से भी वो जा सकता है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों, फैक्ट्रियों में प्रयोग लाया जाता है। तो फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा कौन यूज़ होता है, कोयला यूज़ होता है, सभी को पता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, काष्ठ ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। कारण क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। सो यहाँ पर दोनों ही सही हैं और आपका कारण जो है कथन की बिल्कुल सही व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मैचिंग वाला है। फसलों को उन देशों के साथ जहां ये अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं सुमेलित कीजिए। यानी कि ये आपको कुछ फसल दे रखी है, जैसे पटसन, चाय, कॉफ़ी, कपास। तो ये जो है किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, जैसे चाय किस क्षेत्र में है, ब्राज़ील में, मिस्र में, ब्राज़ील कोलंबिया में, या फिर भारत और बांग्लादेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाने वाला है आपका। 4 यानी कि ए का चौथा, यानी कि पटसन जो है सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर उगाया जाता है, भारत और बांग्लादेश में। बाकी चाय आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, केन्या और श्रीलंका में। और कॉफ़ी आपकी सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील और कोलंबिया में उगाई जाती है। और कपास आपकी जो है ब्राज़ील और मिस्र में उगाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों और कॉलेजों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। कारण क्या है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर सही है, कथन भी और कारण भी, और जो कारण है वो भी इसकी सही व्याख्या कर रहा है कथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में
दो आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं, क्या है, ठीक है। सो ए है कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, बी है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सो यहाँ पर ए तो आपका सही है, लेकिन जो बी है वो आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है और बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। तो दो कथन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा यहाँ पर सही हो सकता है। पहला है आपका सरकार द्वारा नए नए कानून पारित करने और नई योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने में। बी है लोगों द्वारा विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर आंदोलन योजित करने में। तो दोनों में ही प्रतिबिंबित है यहाँ पर लोकतंत्र, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारत में नैमित्तिक वेतन कार्य की विशेषता है। तो नैमित्तिक कार्य की विशेषता यहाँ पर कौन सी है वो आपको बताना है भारत में। ए है मजदूर को केवल नकद भुगतान किया जाता है। बी है जब मजदूर बीमार होता है उन दोनों नियोक्ता वेतन के एक हिस्से का भुगतान करता है। नेक्स्ट है सी कभी कभी मजदूर से अधिक घंटे काम करवाया जाता है। लास्ट है नियमित रोजगार अवसरों की बहुत कम गारंटी होती है। तो यहाँ पर देखिए केवल सी और डी ही आपका यहाँ पर सही है, ए और बी आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका सी और डी किस में सही है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से जो है आपका मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। रोजगार की स्थिति के बारे में निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सरकारी अस्पताल के चिकित्सक का रोजगार कौन सा है इनमें से। सड़क किनारे जो सब्जी बेचते हैं उनका रोजगार कौन सा कहलाएगा। कपड़ा कारखाने का मालिक जो है उसका क्या रोजगार है। कृषि मजदूर, यानी ये कुछ रोजगार के प्रकार दे रखे हैं और ये कुछ रोजगारों के नाम दे रखे हैं, आपको इनको जो है मैच करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों क्या है, नियमित उनको वेतन मिलता है, नियमित वेतनधारी कर्मचारी हैं, तो ए का आपका 4th है, तो ए का 4th हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सड़क किनारे सब्जी विक्रेता। सो सड़क किनारे सब्जी विक्रेता क्या कहलाएंगे, स्वरोजगार है उनका, वो मतलब खुद सब्जी बेचते हैं, खुद ही कमाते हैं, तो बी का आपका 3rd हो जाएगा। बी का 3rd आपका किस ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। तो देखिए बी का 3rd आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए में भी नहीं है, सॉरी 1 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है, इसीलिए ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कपड़ा कारखाने का मालिक क्या है, तो वो एक नियोक्ता है, और कृषि मजदूर क्या है, वो एक आपका अस्थायी वेतन श्रमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है, क्योंकि इसके 3 कथन हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है, यह प्रतिनिधिक सरकार है, यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और बी आपका सही है, लेकिन सी आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका यहाँ पर कथन और कारण वाला है। कथन क्या है, निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम यानी मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। कारण क्या है, अधिकांश संचार माध्यमों मीडिया जैसे टीवी या समाचार पत्र पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा। ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पर, लेकिन जो आपका कारण है ना वो इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ। ए सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। बी सरकार के अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। जो कि सभी को उनके धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है, या फिर धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता, केवल एक धर्म का पालन करता है, धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है। तो देखिए आप सभी को पता चल रहा होगा, इसके बारे में सभी ने पढ़ा होगा, बी सी डी आपका तीनों गलत हैं, सिर्फ ए ही कथन आपका यहाँ पर सही है। सो केवल ए यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व तो राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में है, तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 39A यानी आर्टिकल 39A। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये कुछ आपको परिच्छेद दे रखा है, इसको हमें पढ़ना है और फिर यहाँ पर जो पूछा है उसका आंसर हमको बताना है। पढ़ते हैं इसको। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस पर उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर चर्चा की जा सकती है। तो यहाँ पर हम किस में डिस्कशन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भी भारी अंतर होता है, यानी कि भोपाल में किस तरीके की चीज़ें थी और आपका जो अमेरिका है उसमें किस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पर अलग अलग देशों के बारे में बताया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के SST के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।